हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो, हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी और फिज़िक्स को फिनिश कर चुके हैं और हमारा ये जो आज का सेशन है इससे हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। अब ये क्या है, तो ये विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पदार्थ है उनके संगठन, संरचना और गुण आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब सर, तो देखिए इसी बात को मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे बताइए, हम अपने घरों में गैस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर एलपीजी सिलेंडर। अब ये जो एलपीजी सिलेंडर है, मुझे बताइए क्या इसका कोई निश्चित संगठन होता होगा? तो बिल्कुल होता है। ये बनता है 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से और इसको हम कहते हैं क्या, ब्यूटेन। अब जब इसका संगठन है तो सवाल उठता है क्या इसकी कोई संरचना भी होती है? तो बिल्कुल होती है। ये आपके सामने C4H10 एलपीजी ब्यूटेन का क्या है, स्ट्रक्चर है। पर सर, हम ईंधन के तौर पर इसका प्रयोग करते ही क्यों हैं? तो देखिए इसकी वजह है इसके अंदर पाए जाने वाले गुण। ये क्या होता है, तो ये बहुत ही दहनशील होता है। यानी जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये क्या हो जाता है, बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन जो है करने लग जाता है। इसीलिए ये एक अच्छा क्या है, ईंधन है। इस प्रकार से जो पदार्थ है हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं रसायन विज्ञान में। यानी कि हम केमिस्ट्री को पदार्थों का विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो पदार्थ है उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। सर परिवर्तन मतलब जैसे बर्फ जो है, मुझे बताइए गैस में बदल जाती है, तो क्या इसके पीछे कोई वजह नहीं होती होगी? या फिर लकड़ी जो है वो आग लगने पर राख में बदल जाती है, तो इसके पीछे भी क्या होती है, वजह होती है। तो इन सब बातों को हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। और इसके लिए जो नियम उपयोगी होते हैं उनका भी हम यहीं पर अध्ययन करते हैं। सर नियम मतलब, तो देखिए केमिस्ट्री जो है उसमें भी एक रामबाण जो है नियम है जिस पर ये केमिस्ट्री टिकी हुई है। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऊर्जा जो है वो ना तो पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसी प्रकार से जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको भी ना हम पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या सर ऐसा सच में होता है? बिल्कुल। एग्जाम्पल आपके सामने है, जब आप क्या करेंगे, लकड़ी में आग लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, वो राख में और धुएं में तब्दील होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो गया है, खत्म हो गया है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी पर पूरा रसायन विज्ञान जो है टिका हुआ है। अब इसके अलावा अगर मैं रसायन विज्ञान के, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता की बात करूं तो वो है लेवोजियर। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान की जो पहली पुस्तक है, ट्रेटे एलिमेंटियर दी चीमी, ये भी इन्होंने ही प्रकाशित जो है की है। इसीलिए हम इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता जो है कहते हैं। अब रसायन विज्ञान की अगर मैं शाखाओं की बात करूं तो देखिए अध्ययन की दृष्टि से रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है, जो कि है भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। ठीक है, आइए इनको भी हम थोड़ा बेसिक स्तर पे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक रसायन की, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पदार्थों की आंतरिक संरचना जो है उसका अध्ययन करते हैं। मतलब सर, तो देखिए हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। और हम जो है ये जानते हैं कि एटम्स में क्या होता है, एटम्स में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, भौतिक रसायन में ही पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं
जैसा कि आपने अभी समझा, उनकी भौतिक और रासायनिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आसान भाषा में कहूँ तो बर्फ जो है वो गैस बन जाती है और लकड़ी जो है वो राख बन जाती है। तो ये सब अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं, भौतिक रसायन में ही करते हैं। अगर हम अपने लेक्चर्स की बात करें तो जब हम मैटर पढ़ेंगे और मैटर के अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, तो उस समय असल में हम भौतिक रसायन ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है। दूसरी शाखा की हम मैं बात करूं तो ये है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अजेय पदार्थों, अजेय पदार्थ मतलब जैसे धातु हुआ, क्रिस्टल हुआ, खनिज हुआ, इनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इनके अध्ययन से मतलब है इनके गुण, संगठन, इनके उपयोगों को हम पढ़ते हैं। अगर मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं तो जब हम आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे तत्वों का, या फिर हम धातु, अधातु, उपधातु को पढ़ेंगे, तो उस समय असल में हम क्या पढ़ रहे होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पढ़ रहे होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे अकार्बनिक क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कार्बन के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन यहाँ पे करते हैं। सर यौगिक मतलब, यौगिक मतलब जो कंपाउंड है उसको कहते हैं, और अगर मैं तत्व बताऊं तो तत्व का मतलब एलिमेंट होता है। ठीक है। सर ये अकार्बनिक और कार्बनिक, ये दो अलग अलग कैटेगरीज क्यों बनाई गई है, क्या इसका कोई कारण है? तो बिल्कुल है, हम इसको भी अभी समझेंगे। पर पहले हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जैव पदार्थों की बात करते हैं। सर जैव पदार्थ, तो देखिए जो मृत जंतु होते हैं और पादप होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ चीजें जो है पाई जाती है या उनसे कुछ चीजें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? तो सर उनसे कार्बन के यौगिक बनाए जाते हैं। सर कौन से यौगिक? तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूं खाद्य योजक की, हमने जब अपनी बायोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पढ़ा था, और तब हमने समझा था कि इन सब में क्या होता है, कार्बन होता है। तो जो जैव पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ चीजें पाई जाती है या उनसे बनाई जाती हैं, उनसे कार्बन के यौगिक बनाए जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं खाद्य योजक, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। सर खाद्य योजक के अलावा क्या यहाँ पे कुछ और भी आता है? तो बिल्कुल यहाँ पे दूसरी चीजें और भी आती हैं। जैसे यहाँ पे ईंधन आता है, ईंधन जैसे अभी मैंने बात करी एलपीजी की। इसके अलावा जो हम मेडिसिन्स लेते हैं वो सब भी इसके अंतर्गत आती है, और जो प्लास्टिक है उसका अध्ययन भी यहीं पर आता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम कार्बनिक रसायन में जो है डिटेल में पढ़ते हैं। पर सर आपने अभी भी नहीं बताया कि जो कार्बनिक रसायन है और अकार्बनिक रसायन है, ये अलग अलग शाखाएं क्यों बनाई गई? तो देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो इसकी पीरियोडिक टेबल में जो विशेष स्थिति है उसके कारण क्या होता है, ये बड़ी जटिल जटिल श्रृंखलाएं जो है बनाने में सक्षम होता है। भाई बचपन में हमने डिटेल में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, और इसके कार्बन के जो यौगिक बनते हैं अगर उनकी हम बात करें तो अन्य तत्वों के जो कुल यौगिक हैं उनकी संख्या से भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए हमने कार्बन के लिए क्या करा है, एक सेपरेट शाखा जो है बना दी है। ठीक है। जब हम अपने सेशंस में कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे तो हम असल में क्या पढ़ रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम पदार्थ की यानी कि द्रव्य की। अब पदार्थ, द्रव्य क्या होता है? तो देखिए ये हमने बचपन से पढ़ा है और बहुत पढ़ा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ भार होता है, जैसे कि मेरे शरीर में भी क्या है, कुछ भार है, और जो क्या करती है, स्थान घेरती है। जैसे देखिए मैं भी क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ स्थान जो है घेर रहा हूं। इसके अलावा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, मेरा अनुभव आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं, द्रव्य जो है कहलाती हैं। जैसे कि पुस्तक, ग्लास, कलम वगैरह। आप कहेंगे कि सर संसार में सब कुछ तो द्रव्य है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो द्रव्य नहीं होती है, तो इस परिभाषा का मतलब ही क्या है? तो देखिए ऐसा नहीं है, कई चीजें होती हैं जो द्रव्य नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए समय जो है उसका ना कोई भार होता है ना वो कोई स्थान घेरता है। या फिर आपकी जो भावनाएं हैं वो भी, उनका ना कोई भार होता है ना वो स्थान घेरती है। और इसके अलावा जो पूरा संसार है वो किससे बना है, वो द्रव्य और ऊर्जा से बना है।
सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए सूरज की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो निश्चित तौर पे एक पदार्थ है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्थान जो है घेर रहा है। लेकिन सूरज से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। तो ये जो लाइट है, प्रकाश है, मुझे बताइए क्या इसका भार है? 9th-10th के स्टैंडर्ड पे अगर मैं बात करूं तो इसका भार नहीं है। ये क्या है, ये एक ऊर्जा है, ठीक है। तो जो भी ऊर्जा है वो द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है वो स्वयं ऊर्जा नहीं है, ठीक है। संपूर्ण जगत द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। इसके अलावा द्रव्य में क्या होता है, इसमें जड़त्व और अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जड़त्व मतलब, तो देखिए जब हमने फिजिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने लॉस ऑफ मोशन पढ़े थे, गति के नियम पढ़े थे। तब हमने अच्छे समझा था कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, या कोई अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, चल नहीं पाएगा, जब तक कि उस पर क्या ना हो, कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए या उस पर कोई अवरोध जो है ना लगा दिया जाए। तो द्रव्य क्या कर सकता है, जड़त्व और अवरोध दोनों को उत्पन्न कर सकता है। पर यह बात हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की बात यह है कि द्रव्य पर अगर क्या किया जाए, ऊर्जा लगा दी जाए या फिर कोई बल लगा दिया जाए, तो इसकी अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। मतलब सर, तो देखिए अगर मैं द्रव्य की बात करूं तो जो पदार्थ है उसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला भौतिक अवस्था और दूसरा रासायनिक अवस्था। तो ये क्या होता है, भौतिक अवस्था में हम जानते हैं कि 5 अवस्थाएं जो है होती हैं। तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठोस जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगा, और अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस जो है वो किस में तब्दील हो जाएगी, ठोस में तब्दील हो जाएगी। तो द्रव्य में क्या करा जा सकता है, ऊर्जा या बल लगा के जो अवस्था है उसमें परिवर्तन जो है किया जा सकता है। अब ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम भौतिक अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे और हमारे अगले सेशन में रासायनिक अवस्था को हम समझेंगे। चलिए अब हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को। जैसा कि अभी हमने समझा, भौतिक स्तर पर अगर हम बात करें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो आइए इनको भी हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली अवस्था है ठोस अवस्था। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मतलब सर, तो देखिए ये एक क्या है, ठोस वस्तु है। अब इसको अगर मैं क्या करूं, एक बीकर से दूसरे बीकर और दूसरे से तीसरे बीकर में डालूं तो इसका क्या होगा, निश्चित तौर पे इस पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसका आयतन और आकार दोनों ही क्या है, निश्चित है, और ये क्या है, एक ठोस वस्तु है। तो इस तरह से हम ठोस वस्तु को समझ सकते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो पत्थर, लोहा, बर्फ वगैरह इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। ठोस के बाद हमारी दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब सर, तो देखिए इस बात को भी मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए ये एक वेसल है जिसमें आपने 200 ml तेल लिया है। अब इस तेल को आप क्या कर रहे हैं, इस दूसरे वेसल में डाल रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या होगा, निश्चित तौर पे तब भी ये 200 ml तेल ही रहेगा, लेकिन इसका आकार क्या होगा, बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये क्या है, द्रव है जिसमें आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। द्रव के बाद तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। ये पदार्थ की वो भौतिक अवस्था होती है जिसमें आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए O2, CO2 वगैरह। पर सर इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए अगर हम गैस की बात करें तो इनकी विशेषता क्या रहती है, आप इसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी आकार को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और अगर आप कंटेनर पे दाब लगाएंगे तो क्या होगा, कंटेनर जो है सिकुड़ता जाएगा, और क्योंकि गैस का कोई निश्चित आकार नहीं है, आयतन नहीं है, ये भी क्या होती जाएंगी, सिकुड़ती जाएंगी। तो इस तरह से 5 में से 3 अवस्थाओं को हम समझ सकते हैं। अब ये जो 3 अवस्थाएं हैं यही हमारे संसार में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो पहले हम इन्हीं को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इनके अवस्था परिवर्तन को समझेंगे, और उसके बाद जो बाकी की 2 अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उनको समझेंगे।
अब इन तीन अवस्थाओं के बारे में कुछ और बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्या इतना सब एग्जाम में आता है? तो निश्चित तौर पे नहीं आता है, लेकिन जब हम अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें जो हैं बार बार पढ़ने को मिलती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, विसरण वगैरह वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो, ये ज़रूरी है। अब देखिए ठोस की अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो ठोस होते हैं उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, काफ़ी स्ट्रांगली आकर्षित करता है। अब वहीं अगर हम द्रव की बात करें तो इसमें ये आकर्षण क्या होता है, कमज़ोर होता है, और गैसेस में ये आकर्षण बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसीलिए एक निश्चित क्षेत्रफल में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं काफ़ी कम होते हैं, और इसी के कारण गैसेस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं। ठीक है। अब ये जो ठोस के अणु होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये दृढ़ता से बंधे रहते हैं, और इसीलिए ठोस क्या होता है, ठोस जो है कठोर होता है, उसका आकार निश्चित होता है। पर वहीं अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो अणु जो है वो इतनी कठोरता से नहीं बंधे रहते हैं, और गैस में ये और भी ज़्यादा क्या होते हैं, ढीले तरीके से बंधे रहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इससे फर्क क्या पड़ता है, तो देखिए इससे एक और प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है जो कि है कंप्रेसिबिलिटी। मुझे बताइए कोई ठोस वस्तु जो है क्या आप उसको दबा सकते हैं? निश्चित तौर पे नहीं दबा सकते, क्योंकि वहां पर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। पर अगर हम द्रव की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ठोस से क्या होती है, ज्यादा होती है, पर गैसेस से ये क्या होगी, कम होगी। सर कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए एक बॉटल है और बॉटल में ध्यान से सुनिए पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप उस बॉटल को क्या करेंगे, हल्का हल्का दबा पाएंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं दबा पाएंगे। अब बॉटल में मान लीजिए पानी नहीं है, बॉटल खाली है और उसमें गैस भरी हुई है, तब आप क्या कर पाएंगे, तब आप बॉटल को काफ़ी हद तक जो है दबा पाएंगे, क्योंकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी का जो गुण है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है। इसके अलावा जो ठोस होते हैं उनमें जो अणुओं की स्थिति है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इसीलिए क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। जैसे डायमंड में क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक जो है बनते हैं, पर द्रव में और गैस में ये क्रिस्टल जालक जो है नहीं बनते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पे अगली वाली, जो कि है गतिज ऊर्जा। अब देखिए ठोस में क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो न्यूनतम होती है। मतलब सर, मतलब ठोस के जो अणु हैं ये बहुत ज़्यादा गति नहीं करते हैं, ये लगभग लगभग अपनी जगह पे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। पर वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है ठोस से ज़्यादा होती है, और गैस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। मतलब गैस के अणु जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। सर इससे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल। हमें जो ठोस की, द्रव की, गैसेस की नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो देखने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा से ही संबंधित होती है। जैसे ठोस की अगर हम बात करें, इनमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स जो है उनमें गति ही नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये अपनी जगह क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। पर तरल में क्या होता है, या अगर हम कहें द्रव में क्या होता है, तो द्रव में बहने का गुण जो है पाया जाता है। अब जैसा कि हमने समझा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है, मूवमेंट जब बढ़ जाता है, तो ये क्या होने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। पर जब हम गैस की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर बहने का गुण नहीं पाया जाता है। हम पढ़ते हैं किताबों में कि गैसेस में क्या होता है, विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये क्यों होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। सर विसरण क्या होता है, मान लीजिए मैं आपके लिए केक लेकर आया हूं, अब आप जो है एक कमरे में ही मुझसे काफी दूर खड़े हैं, तो क्या केक की सुगंध जो है वो आप तक आएगी?
निश्चित तौर पे केक के छोटे टुकड़े की सुगंध भी आप तक आ जाएगी। तो यही क्या है, विसरण है, डिफ्यूजन है, जिसमें गैस क्या हुई, एक कमरे में फैल गई, ठीक है, वो भी एक छोटे से केक की। अब मुझे लगता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो द्रव की अवस्थाएं हैं, इनका क्या होता है, अंतर परिवर्तन होता है, इंटर कन्वर्शन होता है, जो ये मैटर की स्टेट्स हैं इनका। पर अब अगर आप कहेंगे सर अगर सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस और फिर गैस का वापस से क्या कहते हैं सॉलिड, इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो सर इसके भी कुछ कारक होंगे। तो देखिए बिल्कुल इसके भी कुछ निश्चित कारक होते हैं, वायबल होते हैं, जिनकी मैं अगर बात करूं तो वो है ताप और दाब, जिनके कारण क्या होता है, ये अवस्था परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है। अब कैसे होता है इनके कारण, तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जैसा कि अभी हमने समझा, अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई हैं वो आपको काफी अच्छे से काम आएंगी। ठोस में क्या होता है, अणु जो है बहुत पास पास होते हैं और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। गैस में क्या होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कब बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सॉलिड से गैस में कब जाएंगे, जब हीटिंग जो है जो बढ़ेगी, तापमान जो है बढ़ेगा। इसी का विपरीत कब होगा, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, गैस की अवस्था से पदार्थ किस में परिवर्तित होता है, सॉलिड में परिवर्तित जो है हो जाता है। पर सर इसी बात को थोड़ा आप डिटेल में समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला तापमान जो है उसके प्रभाव की हम बात करते हैं। तो देखिए किसी भी ठोस को क्या होता है, जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके कणों की क्या बढ़ जाती, गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। मान लीजिए बर्फ है और आपने इसको गर्म किया, तो इसके जो कण है वो अपनी जगह पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ने से थोड़ा कंपन जो है ज्यादा करने लगेंगे। अब जब कंपन ज्यादा होगा तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ऊष्मा जो रहती है वो क्या करती है, कणों के बीच का, ध्यान से सुनिए, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको पार कर लेती है। मतलब ये अणु जो आपस में एक दूसरे को आकर्षण बल से पकड़ के बैठे हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर वो पार हो जाता है और ठोस जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। और अगर आप और ऊष्मा देंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये जो लिक्विड है ये गैस में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये तापमान का प्रभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस और आगे हम समझेंगे गैस से प्लाज्मा। अब ये तो काफी आसान था, पर जो सवाल आते हैं वो प्रमुखतः लोगों को उलझाते हैं दाब में। तो अब हम समझते हैं दाब को, कि दाब का प्रभाव जो है वो कैसे पड़ता है अवस्था पर। तो देखिए इस स्लाइड में आपको ये काफी अच्छे समझ में आएगा। मुझे बताइए गैस में क्या होता है, गैस में जो अणु है वो दूर दूर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ठोस में क्या होता है, अणु जो है वो पास पास होते हैं। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर हमने ये क्या लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है। अब इस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताइए जब हम दाब बढ़ाएंगे तो अणु क्या होगा, निश्चित तौर पे अणु जो है वो पास आने लग जाएंगे। और जब अणु पास आने लग जाएंगे तो उस समय क्या होगा, गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आप दाब को बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, उससे गैस से कन्वर्जन किस में होता है, सॉलिड में होता है। और जब आप दाब बढ़ा रहे हो तो इस कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना होगा, ताप जो है घटाना होगा। इसका रिवर्स अगर आप करना चाहते हैं, सॉलिड से गैस में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, दाब जो है घटाना होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको काफी अच्छे से स्पष्ट हो रही होंगी, क्योंकि हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज को काफी अच्छे से समझा है। लेकिन इसके अलावा एक मेन बात जो आपसे फैक्चुअली पूछी जा सकती है वो ये है कि दाब घटने से क्या होता है, जो द्रव है उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है।
और दाब बढ़ाने से द्रव का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। सर कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको मैं क्लियर करूंगा जब मैं आपको वायुमंडलीय दाब वाला उदाहरण जो है दूंगा, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको मैं क्लियर करूंगा जब मैं आपको प्रेशर कुकर वाला उदाहरण जो है वो दूंगा। ठीक है, तो चलिए जो उदाहरण मैं बोल रहा हूं उनको भी जरा हम समझ लेते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? निश्चित तौर पे कम होगा। मतलब सर, तो यूँ तो हमने फिजिक्स के सेशंस में ये बहुत डिटेल में समझा है, पर शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं। अब निश्चित तौर पे जब आप यहाँ खड़े हैं तो आपके ऊपर क्या है, बहुत सारी जो एयर है उसका जो है दाब जो है वो पड़ रहा है, जिसके कारण जो है आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं। अब मान लीजिए आप पहाड़ पे कहीं रहते हैं, यहाँ इतना ऊपर। अब आपके ऊपर जो एयर है, मुझे बताइए वो क्या होगी? पहले जितनी होगी? निश्चित तौर पे नहीं। अब आपके ऊपर ये इतनी सारी एयर जो है नहीं है, तो इससे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब जो है कम होता जाता है। सर ये तो ठीक है, पर आप ये समझा ही क्यों रहे हैं? तो देखिए वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होता है, कम ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सर 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 क्या समझा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया। देखिए इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जो कि है वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब। अब ये क्या होता है? तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु की अगर हम बात करें, चाहे वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लगता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लगता है, जिसके कारण हम अपनी अवस्था में बने रहते हैं। पर अगर आप क्या करें, किसी चीज को गर्म करना शुरू करें तो क्या होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर थोड़ा वाष्पीकरण होने लग जाएगा। पर मुझे बताइए, क्या पानी के अंदर बुलबुले आपको नजर आएंगे? निश्चित तौर पे नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे जब तक आप कितने तापमान पे उसे गर्म करने लग जाओ, 100 डिग्री तापमान पे गर्म करने लग जाओ। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब हम 100 डिग्री से कम तापमान पे गर्म कर रहे होते हैं तो ये जो बबल होती है इसका जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, और जो वाष्प निकल रही है उसका भी दाब जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो इसलिए पानी नहीं उबल रहा होता है। पर जब हम 100 डिग्री पे बॉईल करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और ये बुलबुले भी इसलिए बनते हैं क्योंकि इनके अंदर भी प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सर ये सब तो ठीक है, पर आप ये समझा ही क्यों रहे हैं? तो देखिए मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो वाष्प दाब है वो भी आपको कम लाना पड़ेगा, कम बढ़ाना पड़ेगा। और वाष्प दाब अगर आपको कम बढ़ाना पड़ेगा मतलब पानी जो है वो 100 डिग्री की जगह उससे भी कम में क्या होगा, उबल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ 20,000 फीट की ऊंचाई पर पानी जो है वो कितने पे उबल जाता है, 79 डिग्री पर ही उबल जाता है। तो अब आप कहेंगे सर पानी कम तापमान पे उबल गया तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं खाना जो है वो जल्दी पक जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे समझिए, खाना जो है उसको पकाने में ज्यादा समय लगेगा। सर क्या बात कर रहे हैं, ये बात तो हमें समझ नहीं आ रही। तो देखिए होता क्या है, जब आप खाना पकाते हो तो पानी जो है 100 डिग्री पे बॉईल होता है। नॉर्मली हम अपने अगर स्तर की बात करें तो 100 डिग्री पे जब बॉईल होता है पानी तो वो क्या करता है, अपनी हीट एनर्जी जो है खाने में डालता है। अब लेकिन पानी मान लीजिए 79 डिग्री पे ही क्या हो गया, उबल गया। तो मुझे बताइए क्या वो हीट एनर्जी ज्यादा सप्लाई कर पाएगा? निश्चित तौर पे नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, खाना पकने में अधिक समय जो है लग जाएगा। ठीक है सर, अच्छे से समझ नहीं आया। तो देखिए इसी का हम एक रिवर्स उदाहरण ले लेते हैं, तब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये लीजिए आपके सामने एक प्रेशर कुकर जो है रखा हुआ है। अब मुझे बताइए प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो है वो बहुत ज़्यादा होगा कि कम होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब मुझे बताइए अगर आप कोई सब्जी पका रहे हैं तो सब्जी जो है वो कहाँ जल्दी पकती है, कढ़ाई में या कुकर में? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर जो प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या होती है, सब्जी जो है जल्दी पक जाती है। तो ऐसा क्यों?
तो अभी हमने जो समझा है ये उसका एग्जैक्ट क्या है, उल्टा है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा था, घट रहा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अब पानी जो है वो कुकर के अंदर की बात कर रहा हूं, 100 डिग्री पे नहीं, 110 120 डिग्री पर उबलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो हीट एनर्जी है वो खाने को ज़्यादा मिलेगी, और जब हीट एनर्जी खाने को ज़्यादा मिलेगी तो वो जल्दी पक जाएगा। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं केमिस्ट्री में, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें द्रव की अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं समझना है इस सेशन में, जो कि निम्नलिखित हैं: गलन, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण अथवा जमना, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। आइए इनको भी हम एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गलन की। तो देखिए, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम गलन कहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो बर्फ का पानी में तब्दील होना। अब ये जो परिवर्तन है ये एक निश्चित तापमान पर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर बर्फ की बात करें तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको गलन के बारे में इतना ही केमिस्ट्री में पता हो तो काफ़ी है, ठीक है। इसी तरह से वाष्पीकरण की अगर हम बात करें तो किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। आसान भाषा में पानी का भाप बनकर उड़ जाना क्या है, वाष्पीकरण है, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या है, एक निश्चित तापमान जो है आवश्यक है। तो आई गेस आप सब जानते ही हैं कि पानी जो है वो भाप बनकर किस तापमान पर उड़ता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ता है, और यही पानी का क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। वाष्पीकरण के बाद हमें समझना है संघनन। अब संघनन क्या होता है, तो देखिए यह वाष्पीकरण जो है उसकी क्या होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। मतलब यहां पे क्या होगा, गैसीय अवस्था से परिवर्तन जो है किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा। यानी गैस जो है उसको हम पानी में तब्दील करेंगे। सर ऐसा कहाँ होता है, तो देखिए इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो वाष्पीकरण में जो वाष्प जो है वायुमंडल में जाती है वो वाष्प ऊपर जाकर क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होकर वो क्या बन जाती है, जल की बूंदें बन जाती हैं, जिसके पश्चात क्या होती है, बारिश होती है। तो ये संघनन का क्या है, सबसे बढ़िया और सटीक उदाहरण है, ठीक है। संघनन के बाद हमें समझना है हिमीकरण अथवा जमना। अब ये क्या होता है, तो जो अभी हमने गलन समझा था ये उसकी क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। यहां पर क्या होता है, द्रव जो है उसका परिवर्तन किस में होता है, ठोस में होता है। सर ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा जो है जल की अगर हम बात करें उसके बर्फ में परिवर्तन की बात करें तो वहां ऐसा ही होता है। ठंड में आप देख सकते हैं इस तरह की चीजें, ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा निकलता है। ये लावा क्या होता है, थोड़े समय बाद ठोस हो जाता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको जो है जमना कहते हैं, ठीक है। हिमीकरण अथवा जमने के बाद हमें समझना है ऊर्ध्वपातन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ठोस है उसका सीधा परिवर्तन किस में होता है, गैस में होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन जो है कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बीच में हमने देखा था कि बर्फ जो है वो किस में बदलता है, पहले पानी में, फिर पानी से किस में बदलता है, गैस में। तो यहाँ ऐसा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ सीधा गैस में जो है तब्दील हो रही है। पर एक बात समझिए, ये चीज जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये हर किसी पदार्थ में नहीं होती है, ये कुछ निश्चित पदार्थों में ही होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे जो कपड़े हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके साथ जो है नैप्थलीन बॉल्स जो हैं रख देते हैं। अब ये नैप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, ये जो है आकार में छोटी होती चली जाती हैं और गैस में परिवर्तित जो है होती जाती हैं। तो ये क्या है, ये सब्लिमेशन का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा
हम जब पूजा वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कपूर है उसको जलाते हैं। तो ये कपूर का, कैंपर का जलना, ये भी क्या है, सब्लिमेशन क्रिया का उदाहरण है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको दूं तो ये हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या करा जाता है, उच्च दाब पर संग्रहित जो है किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर जो इसकी ठोस अवस्था है उसका परिवर्तन जो है सीधा किस में हो जाता है, गैस में हो जाता है। और ये किसका उदाहरण है, ये भी आप समझ सकते हैं सब्लिमेशन क्रिया का ही उदाहरण है। अब ये जो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण इसको एक और नाम दिया जाता है जो कि है ड्राई आइस। सर ठोस से गैस बन रहा है तो ड्राई आइस क्यों कह रहे हैं? तो देखिए इस बात को हम ऐसे समझते हैं, आपके हाथ में मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, तो मुझे बताइए उस बर्फ के टुकड़े का क्या होगा। निश्चित तौर पे आपके हाथ में जो हीट है उसको वो सोखेगा और बर्फ जो है वो पिघलना चालू हो जाएगी, जिससे आपका हाथ क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। पर जैसा कि हमने समझा, जो ठोस CO2 है उसमें क्या होता है, उसमें जो परिवर्तन है वो ठोस से सीधा गैस हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका जो हाथ है वो यहाँ पर गीला जो है नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस जो है कहते हैं। सर ये तो ठीक है, पर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखिए जैसे मान लीजिए आप कैंपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो मुझे बताइए आप वहां पर फ्रिज वगैरह ले जा सकते हैं? निश्चित तौर पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तो वहां पर क्या करा जाता है, कंटेनर्स ले जाए जाते हैं जिनमें ड्राई आइस जो है भरी होती है, और इसी के जरिए क्या होता है, चीजों को ठंडा रखा जाता है। मतलब ये एक कूलेंट के तौर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया हमने समझी है, इसमें आखिरी प्रक्रिया है निक्षेपण यानी डिपोजिशन। अब ये क्या है, तो जो अभी हमने सब्लिमेशन समझा उसकी ये क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। यानी यहां पे क्या होगा, यहां पे जो परिवर्तन है वो गैस से किस में होगा, ठोस में यानी सॉलिड में हो जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो शीत ऋतु में क्या होता है, जो जलवाष्प है वो सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है, बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब मुझे लगता है 6 प्रक्रियाएं आपको अच्छे से क्लियर हो गई, पर इनमें से एक प्रक्रिया ऐसी है जिसे हमें और डिटेल में समझने की जरूरत है, जो कि है वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। सर ऐसा क्यों? तो देखिए असल में होता क्या है, वाष्पीकरण से जुड़े अगर हम शब्दों की बात करें तो टोटल 3 शब्द हैं, क्वथन, वाष्पन और वाष्पीकरण। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो हैं इन तीनों को एक ही समझने की गलती जो है कर लेते हैं, जबकि इन तीनों में अंतर होता है। वाष्पीकरण क्या होता है, अभी हमने समझा द्रव अवस्था जो है उसका किस में परिवर्तित हो जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना, या फिर पानी जो है उसका भाप बनकर उड़ जाना। पर मुझे एक बात बताइए, ये किस पर होगा? आप कहेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए फर्श पर क्या पड़ा है, पानी पड़ा है। अब वो पानी जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें 25 डिग्री या 30 डिग्री। पर वो पानी भी क्या होगा, अगर आप एक दिन बाद देखेंगे निश्चित तौर पे वो पानी गायब हो जाएगा। तो यहां पर तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिला ही नहीं, तो फिर पानी जो है भाप में कैसे तब्दील हुआ? तो वाष्पीकरण जो है वो 2 प्रकार से होता है, पहला वाष्पन और दूसरा क्वथन। वाष्पन मतलब जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम तापमान पर अवस्था परिवर्तन, और क्वथन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग यानी कि जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उससे ज्यादा तापमान पर परिवर्तन। किताबी भाषा में अगर मैं और समझाऊं आपको, तो अभी हम जब वायुमंडलीय दाब वगैरह की बात कर रहे थे तब हमने वाष्प दाब वगैरह देखा था। तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है तो उस समय क्या होता है, उस समय बबल्स जो है नहीं बन पाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाष्पन कहते हैं। और वहीं जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस समय क्या बनने लग जाते हैं, बबल्स जो है बनने लग जाते हैं, और ये बकायदा राइस भी करने लग जाते हैं। और ये किस पर होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर यानी क्वथनांक पर या उसके ऊपर पे होता है। ठीक है, अब इवोपरेशन के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि ये क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है। मतलब सर देखिए क्या होता है, जैसे मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो आप देखिए इसके ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल, नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल है। पर ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर क्या है, एयर है।
तो जैसे ही आप इसको हीट सप्लाई करते हैं, क्या होता है, जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एकदम से बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाष्पन जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं किस पे निर्भर है, सरफेस पे निर्भर है। आप कहेंगे सर इतना डिटेल क्यों समझा रहे हैं, तो मैं आपको एक आसान पॉइंट अभी पूछूंगा या आपको कहूँ बताऊंगा, तो वहां पर आपको ये जो मैंने अभी समझाया है काम आएगा। ठीक है, वाष्पन की जो क्रिया है कुछ निश्चित बातों पर निर्भर करती है और ये बातें हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे क्वथनांक पर। अब मुझे बताइए किसी चीज का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। पानी जो है वो 100 डिग्री पर उसका वाष्पीकरण होता है, पर पेट्रोल जो है वो जल्दी से उड़ जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह से ये जो वाष्पन होता है ये और भी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के ताप, द्रव के खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल और वायु वेग पर। कैसे सर, थोड़ा आप डिटेल में समझा पाएंगे? तो मैं बड़ी आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मुझे बताइए आपके कपड़े जो है वो किस दिन जल्दी सूखेंगे, गर्मी के दिन में या फिर ठंड के दिन में? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर गर्मी के दिन में। तो ऐसा क्यों? गर्मी के दिन में क्या होता है, हमारे कपड़ों के ऊपर जो है हीट एनर्जी जो है ज्यादा आती है। अब जब हीट एनर्जी ज्यादा आती है तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या, उनकी क्या करती है, जो काइनेटिक एनर्जी है ये उसको बढ़ा देती है। अब जैसा आज के सेशन में स्टार्टिंग में हमने समझा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप जो है वो बढ़ जाता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और ऐसे में ही क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, जो वाष्पन है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा मुझे बताइए कपड़े अगर आपको सुखाना है तो आप कपड़े जो है वो मोड़ कर डालेंगे या फिर अच्छे से फैला कर डालेंगे? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर फैला कर डालेंगे तभी कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो सरफेस एरिया है, जो क्षेत्रफल है उसमें बदलाव कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इवोपरेशन क्या है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। तो इसलिए अगर आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो वाष्पन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मुझे बताइए अगर जो है हवा एकदम तेज चल रही है और हवा बहुत धीमी चल रही है, किसमें कपड़े जल्दी सूखेंगे? निश्चित तौर पे आप कहेंगे जब हवा तेज चल रही है तब कपड़े जो है जल्दी सूखेंगे। पर ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, आप कहेंगे सर इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हैं? डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ भी याद ना करना पड़े, चीजें आपको सुनते से ही क्लियर हो जाए। जब हमारे कपड़ों को हम सुखाने के लिए डालते हैं तो उनसे क्या होता है, जो वेपर्स निकलती हैं वो वेपर्स आसपास के वातावरण में क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण वाष्पन की रफ्तार क्या हो जाती है, घट जाती है। पर मान लीजिए अच्छी तेज हवा चल रही है तो ये तेज हवा क्या करेगी, जो वाटर वेपर्स हैं उनको अपने साथ जो है कहीं और आगे ले जाएगी। तो इससे क्या होगा, वाष्पन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जो वायु है उसकी रफ्तार बढ़ जाए, उसका वेग बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में वाष्पन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इवोपरेशन के बारे में एक चीज आपको और समझने की जरूरत है, जो कि है इवोपरेशन का कूलिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? तो देखिए बड़ी आसान सी बात है। मुझे बताइए अगर आपने स्टील के बर्तन में पानी रखा है और एक मटके में पानी रखा है, किसमें पानी जो है ठंडा हो जाएगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर मटके में पानी ठंडा हो जाएगा जबकि स्टील के बर्तन में ठंडा नहीं होगा। तो आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इस होने का कारण क्या है, इवोपरेशन यानी वाष्पन। कैसे? तो आइए समझते हैं। देखिए जो मिट्टी का मटका होता है उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब ये जो छिद्र होते हैं इनसे क्या होता है, पानी जो है वो रिसकर बाहर सतह पर आ जाता है। अब जैसा कि मैंने समझाया था, फर्श पे अगर पानी पड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। पर ये वाष्पन होता कैसे है, डिटेल में समझिए। असल में पानी क्या करता है, अपने आसपास की जो सतह है उसकी हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है, निश्चित तौर पे अवस्था परिवर्तन होगा और वो क्या हो जाएगा, एक्साइट होकर निकल जाएगा।
अब इससे होता क्या है, जो बचा हुआ पानी है इस मटके के अंदर का, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम हो गया तो मुझे बताइए ये क्या है, निश्चित तौर पे मटके के अंदर का पानी जो है ये उसका ठंडा हो जाना है। तो अब मुझे लगता है इवोपरेशन, बाष्पीकरण भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अभी तक के सेशन की अगर मैं बात करूं तो हम ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं को डिटेल में समझ चुके हैं और इनके आपस में परिवर्तन से जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बताया था, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो हमें आज के ही सेशन में जो 2 और बची हुई अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनको भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब देखिए, अगर आप इस स्लाइड पे ध्यान देंगे तो आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दोनों स्लाइड के 2 अलग अलग कोनों में नजर आएंगी। तो इसका कारण क्या है, कारण यह है कि प्लाज्मा जो है, अगर किसी गैस का तापमान जो है आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो उससे हमें जो अवस्था प्राप्त होती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। वहीं अगर हम किसी पदार्थ का तापमान जो है कम कर दें, कितना कम कर दें, तो परम शून्य ताप तक कम कर दे, तो हमें जो अवस्था प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइए इनको भी एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की, तो इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए, आपको इस स्लाइड में क्या नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर हमें आंख का दहकता गोला अर्थात सूर्य जो है नजर आ रहा है। अब मुझे बताइए इससे ये क्या निकल रही है, तो आप कहेंगे सर सूर्य की लपटें जो हैं निकल रही हैं। अब ये लपटें क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये लपटें ही असल में प्लाज्मा है। सर ये तो ठीक है, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं यही पदार्थ की क्या है, पहली अवस्था भी है। मतलब सर, मतलब जो हमारा सूरज है वो प्लाज्मा का बना है, हमारे जो तारे हैं ये प्लाज्मा के बने हैं, और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें सूरज और तारे जैसी चीजें ही हमें देखने को अंतरिक्ष में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी पर क्या होता है, जो तापमान है वो बहुत कम होता है, इसके कारण पृथ्वी पर प्लाज्मा जो है वो सामान्य अवस्था नहीं होती है, ठीक है। सर पर ये प्लाज्मा होता क्या है, तो देखिए अगर मैं किसी गैस की बात करूं, ठीक है, अब गैस किसकी बनी होती है, निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर ये भी परमाणु की, एटम की बनी होती है। अब परमाणु एटम में क्या होता है, तो इसके केंद्र में पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं तापमान जो है बहुत बढ़ा दूं, 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा बढ़ा दूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो एटम है ये टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब सर, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग होने से मेरा मतलब है ये आयनीकृत हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो ये जो अवस्था है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा जो है कहते हैं। पर सर अलग अलग होने से क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हमने समझा, सॉलिड के मुकाबले लिक्विड और लिक्विड के मुकाबले गैस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और यहां तो हमने गैस को भी क्या करा है, हजारों डिग्री तक गर्म कर दिया है। तो ये जो कण हैं इनमें क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा जो है होती है, और ये बहुत अधिक क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एक बात समझिए, हमने फिजिक्स में पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाती है। तो यहां पर भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से मुक्त हो रहे हैं। तो इसके कारण प्लाज्मा में क्या करा जा सकता है, जो विद्युत है उसको चलाया जा सकता है। इस तरह की बातें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि हमने समझा, सूर्य और तारों में जो चमक है वो असल में क्या है, प्लाज्मा है। इसके अलावा पृथ्वी पर भी हम क्या करते हैं, प्लाज्मा का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ जो फ्लोरेसेंट ट्यूब रहती है और नियॉन बल्ब रहते हैं उनमें क्या होती है, प्लाज्मा होती है। सर फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, घबराइए मत, बहुत ही रोजमर्रा की बातें कर रहा हूं। जो हमारे ट्यूबलाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब,
और इसके अलावा गाड़ियों में बल्ब लगाए जाते हैं किसके, नियॉन के, ठीक है। अब सर इनमें प्लाज्मा कैसे होती है, तो देखिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब होते हैं इनके भीतर क्या रखी जाती, गैस रखी जाती है, जैसे हीलियम नियॉन, ठीक है, या कोई अन्य गैस। अब इन गैसों में जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जिससे प्लाज्मा का इनके भीतर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा प्लाज्मा के बारे में अगर मैं आपको और समझाऊं तो इसके और भी उदाहरण हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, सुंदर क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझेंगे अभी, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, जो कि हमें ध्रुवों पर देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, तो देखिए हमारा जो सूर्य है उससे क्या होती है, सौर पवनें जो है, सोलर विंड जो है निकलती है। अब ये सोलर विंड पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि पृथ्वी का अपना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ सोलर विंड्स क्या हो जाती है, पृथ्वी के ध्रुवों पर पहुंच जाती है। अब जैसा कि हमने समझा ये सोलर विंड असल में क्या है, ये असल में प्लाज्मा है। अब ये जब पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो ये क्या करते हैं, ये आयंस जो है एक बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा जो है उत्पन्न करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्लाइड है इसमें प्लाज्मा जो है वो चलती हुई नजर आ रही है ध्रुवों पर। अब ये जो नज़ारा है इसको हम जो है उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इसके बाद हमें समझना है पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। अब इसका जो नाम है बोस आइंस्टीन, ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनिए। असल में क्या हुआ था, सन 1920 के आसपास एक वैज्ञानिक थे भारत के सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ गणनाएं की, गणना यानी कैलकुलेशंस की। अब ये जो कैलकुलेशंस है ये किसने देखी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने देखी। अब जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कैलकुलेशंस देखी तो उन्होंने इस पर रिसर्च करके क्या करा, पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, ठीक है। और इसे क्या कहा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया, क्योंकि इसमें योगदान किसका है, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं सन 1920 की। उस समय हमारा जो विज्ञान था वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, जिसके कारण ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है इसे हम यथार्थ में नहीं ला पाए थे। तो बाद में, ठीक है, सन 2001 के आसपास क्या हुआ, तीन वैज्ञानिकों ने क्या करा, इस अवस्था को यथार्थ में लेकर आए, मतलब वास्तविकता में इसको बना के दिखाया। ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रही है, गणनाएं हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है, पर वास्तविक तौर पे पदार्थ जो है वो सन 2000 के आसपास बनके तैयार जो है हुआ। तो जिन्होंने किया उन वैज्ञानिकों को क्या कर दिया गया, नोबेल प्राइज जो है दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या पूछ रहा है, गणना का पूछ रहा है, भविष्यवाणी का पूछ रहा है, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाने का पूछ रहा है। सर ये सब तो ठीक है, पर ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, तो देखिए इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसा कि हमने अभी तक के सेशन में समझा है, क्या होता है, अगर किसी चीज का तापमान कम करते जाए हम तो वो गैस से पहले क्या बनती है, द्रव बनती है, फिर द्रव से क्या बनती है, ठोस बनती है, ठीक है। अब अगर आप तापमान और कम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पानी जैसे 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसी क्या कहते हैं गैस की बात कर रहा हूँ जिसका घनत्व जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए कम घनत्व वाली गैस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये बहुत ही आप देख सकते हैं घनत्व क्या है, कम है, और वहीं अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा, थोड़ा घनत्व जो है ज्यादा हो जाएगा। सर ये तो ठीक है, कम घनत्व वाली गैस है ये, पर इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जब हम तापमान कम करते हैं तो उस समय क्या होता है, अणु जो है नजदीक आते चले जाते हैं, जिसके कारण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अगर जो गैस है उसकी डेंसिटी कम नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो परम शून्य ताप
मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के तापमान तक टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उस तापमान तक भी इसको कैसे टिकाना है, द्रवित अवस्था में टिकाना है। ये तभी हो पाएगा जब इसके अणु क्या हो, पहले से ही बहुत ज़्यादा दूर दूर हो, यानी इसकी डेंसिटी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो कुल मिला के यहाँ पे करा क्या जाता है, एक बहुत कम घनत्व वाली गैस ली जाती है, उसको परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है, और तब भी वो क्या होती है, द्रवित अवस्था में रहती है। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं मैं। इसका एग्जाम्पल है हीलियम। हीलियम जो है -270 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो बन सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन गया, पर इसमें होता क्या है? तो देखिए, जैसा कि हमने समझा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ठोस रहते हैं उनमें भी क्या होता है, हल्का वाइब्रेशन होता है, हल्की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम जा रहे हैं तो जो मुक्त ऊर्जा है वो लगभग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो एटम्स है उन सबका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, समान हो जाता है, और ये पूरा का पूरा पदार्थ यही क्या हो जाता है, यही एक परमाणु के समान जो है काम करने लग जाता है। सर ये सब तो बहुत किताबी बातें हो गई, इनसे हमारा क्या काम है? तो देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से आपका काम है, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे बहुत काम की है। सर क्या काम की है? तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक कप है जिसमें चाय रखी है, और उस चाय को आप चम्मच से घुमा के जा रहे हैं। अब मुझे बताइए 10 मिनट बाद आप जब आएंगे तब क्या होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर चाय जो है स्थिर अवस्था में मिलेगी। पर अगर मैं आपको कहूं कि चाय के अंदर जो द्रव है वो 10 मिनट बाद भी क्या हो रहा है, घूमता ही जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर ये तो चमत्कार है। तो ये चमत्कार किस में हो सकता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सुपर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी जो है देखने को मिलती है। क्योंकि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसी अवस्था है जिस पर जाकर जो पदार्थ की लेयर्स हैं उनके बीच में जो घर्षण है वो लगभग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसको फिजिक्स में हमने श्यानता विस्कोसिटी के नाम से समझा है। इसके अलावा फिजिक्स में हमने सुपर कंडक्टिविटी पढ़ी थी, ये क्या होती है? तो मैंने बड़ी आसान भाषा में आपको समझाया था कि अगर आप एक तार लें, उसमें एक बैटरी लगाएं, तो उससे क्या होगा, करंट जो है दौड़ने लग जाएगा, पर बैटरी निकालते ही क्या होगा, करंट जो है खत्म हो जाएगा। पर परम शून्य ताप पर मर्क्यूरी वगैरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें बैटरी निकालने के बाद भी क्या होता है, करंट जो है दौड़ता रहता है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या करता है, हमें इन प्रॉपर्टीज को समझने का मौका देता है, और अगर ये चीजें हमें अच्छे समझ में आ गई तो विश्व में क्रांति आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे लगता है पदार्थ की पांचों अवस्थाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो कल्याणी आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।